हेलो नमस्कार। आप लोग मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे हैं तो मैसेज करें कोई भी, तो मैं अपनी बात शुरू करूँगा। मेरे पास कमेंट नहीं आ रहा है। कोई भी अगर मेरी बात सुनता है तो किसी भी तरह का कोई कमेंट नहीं मिल रहा है मुझे। मैं चेक कर लेता हूँ। मुझे लग रहा है मेरी बात जो है आप लोग तक पहुँच रही होगी। ठीक है, मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आज चूँकि आज का विषय मैंने रखा है सावन का महीना और बारिश। तो जैसा कि इस मंच पे सबसे पहले तो फंटूस डायरी मंच के जो भी संचालक हैं उन लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। और मेरा नाम अभिषेक उपाध्याय है। तो आज कुछ कविताओं के साथ सावन और बारिश पे बात होगी। सबसे पहले तो वर्तमान में जहाँ मनुष्य के पास सेकंड की हर सुइयों का हिसाब मायने रखने लगा है, वहाँ ठहरने और महसूस करने का स्पेस बहुत कम हो गया है। मतलब आप ये समझिए कि किसी भी चीज़ को मतलब समय ही नहीं है, बहुत कम समय है। विकास की रेस में अब हम इतने तेज़ गति से चलने लगे हैं कि 5G के मुहाने पर खड़े हैं। 5G यानी 5 जनरेशन, और कई मामलों में तो आ भी चुका है अपने यहाँ, लेकिन कई मामलों में आना है। तो उससे हमारी गति और तेज़ होगी, पहले से तेज़ होगी। भौतिकवादी और उपभोग के नज़रिए से इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन हम देखें तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं पर्यावरण की दृष्टि से वो नुकसानदेह हैं। और हमारी पीढ़ी इस जी की यात्रा पर है, और एक फ़ोन और इंटरनेट के मार्फत जो है कि पूरी दुनिया ऑन स्क्रीन एक कमरे में कैद है। हज़ारों दोस्तों की सूची तो हमारे पास है सोशल मीडिया पे, जो एक पासवर्ड में बस कैद है। आजीवन मिले बिना मित्रता निभाने, लाइक कमेंट करने का विकल्प हमारे पास खुला हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ है जो मिसिंग है, जिसके बारे में भी ठीक ठीक पता नहीं, लेकिन मन के कोने में खटकता है। बहुत कुछ है जो मन के कोने में खटकता है। इस बीच वैश्विक महामारी ने एकाएक हमें घरों में कैद कर दिया है, तो धीरे धीरे बहुत कुछ जो है बदलने लगा है। प्रकृति के साथ हमारा जो पहले का रिश्ता था वो इन पिछले कुछ दिनों में जो है फिर से वापस होता हुआ दिखाई पड़ा है। जीने के ढंग में स्थिरता आई है, तो हमारे आसपास की चीज़ों में परिवर्तन दिखाई देने लगा है। परिवर्तन तो खैर पहले भी होते थे, लेकिन उस परिवर्तन को हम लक्षित करने लगे हैं, उस परिवर्तन से हम रूबरू होने लगे हैं, देखने लगे हैं। प्रकृति में मानवीय हस्तक्षेप के कम होने से वह और चंचल हो उठी है, यानी वह हमारे और करीब हो गई है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह है कि पहले की स्थिति में, यानी मैं बात करूं 2 जुलाई 2017 को जो है अर्थ ओवरशूट डे मनाया गया, जो कि अभी तक का मनाया जाने वाला सबसे मतलब कहें कि सबसे जल्दी ओवरशूट डे था। इसका मतलब यह हुआ कि हमने मात्र 7 महीनों में प्राकृतिक संसाधनों का उतना उपयोग कर लिया था जिनका उत्पादन करने में प्रकृति को 1 वर्ष लगता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि प्रकृति और मानवीय रिश्तों में कितनी बड़ी खाई पैदा होती जा रही है। खैर, ये मोटा मोटी बातें जो है प्रकृति और मनुष्य के रिश्तों के शागिर्दगी का मसला है कि कैसे एक गैप पैदा हो रहा है।
आज की बातचीत के लिए मैंने जो विषय चुना, सावन या श्रावण का महीना जो कि अभी चल रहा है, और बारिश जो कि लगभग हर महीनों में जो है मतलब हर क्षेत्र में जो है कि भारत का जो है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो आ चुका है, और इसी के आगमन से जुड़ा हुआ है ये सावन का महीना। दूसरी महत्ता जो है इस महीने की जो है वो हिंदू धर्म रीतियों के हिसाब से ज़्यादा है। उसमें ये है कि धार्मिक मूल्यों से जो है ये सबसे ज़्यादा जुड़ा हुआ है, जिसमें सावनी सोमवार, भगवान शिव की प्रतिष्ठा और रक्षाबंधन का त्यौहार सर्वोपरि है। और इससे पहले चूँकि ये सावन जो महीना है ये बारिश का दूसरा महीना है, आषाढ़ से लगभग बारिश शुरू हो जाती है। किसानी जीवन के लिए आषाढ़ में बारिश का होना कितना सुखद और कितना अच्छा होता है ये हम और आप सभी लोग जानते हैं। तो सबसे पवित्र रिश्ता भी जो है सबसे पवित्र जो महीना माना जाता है वो भी सावन माना जाता है। यानी सावन के बारे में मैं जब पढ़ रहा था, देख रहा था कुछ कविताएं या कुछ उस पर लेख देख रहा था, तो मैंने देखा कि आखिर हमारे दिमाग में ये बात पहले नहीं थी, लेकिन मैंने पाया कि सावन में ही मांस का भक्षण क्यों मना है। तो इतनी अच्छी बात पता लगी कि एक तरीके से देखा जाए तो बारिश होती है तो सभी कीट पतंगे और सब में जो है हलचल शुरू हो जाती है। सभी मनुष्य जगत से लेकर के और अन्य प्राणी जगत में भी प्रजनन की क्रिया बहुत तेज होती है, चाहे मछलियाँ हों, चाहे और भी जितने भी जीव जानवर हैं। तो इसीलिए मानवीय संवेदना कितने गहराई तक जीवों से जुड़ी हुई है इसका पता लगता है कि इसको हमने धार्मिक रूप दिया, उसको पूजा का रूप दिया, और उसको हमने कहा कि नहीं, इस महीने में हम मांस का भक्षण नहीं करेंगे। तो ये एक कितना खूबसूरत जो है इसका मामला जुड़ता है सावन के महीने से मांस के न खाने को। और दूसरा एक और कारण ये भी है कि बारिश के भराव के कारण चारों तरफ पानी भर जाता है, तो इसके कारण संक्रमण और तमाम तरह की बीमारियां फैलती हैं। तो इससे जो है कि जीव जंतु और पशु पक्षी भी प्रभावित होते हैं। तो हम इसको अवॉइड करते हैं कि मनुष्यों के भीतर जो है किसी तरह का कोई संक्रमण ना फैले। आज पूरा विश्व जो है जिस संक्रमण के दौर से गुजर रहा है हम सभी देख रहे हैं और उसके भुक्तभोगी हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले हमारी भारतीय संस्कृति में किस तरह से थी, ये मतलब कि बहुत शानदार दिखाई पड़ता है। अब चूँकि सावन ऐसा महीना होता है जो आषाढ़ में धान की रोपाई के बाद से एक तरीके से देखा जाए तो बहुत किसानों के लिए आराम करने का, या कहें कि अपने घर की देहरी में रहते हुए बाहर की चीज़ों का मतलब एक तरीके से सेलिब्रेट करने का, उत्सव मनाने का मौसम होता है। तो इसीलिए सावन में बहुत सारे पर्व आते हैं। और दूसरी बात यह है कि बारिश इतनी तेज़ होती है सावन तो में, इसलिए सावन में भगवान शंकर को पूजा जाता है, उनके ऊपर जल चढ़ाया जाता है कि बारिश मूसलाधार न हो करके सिर्फ फुहार के रूप में हो। यानी सावन की फुहार बारिश का जिक्र हमने कितना सुना है। तो एक मामला जो है इससे भी जुड़ता है कि सावन की फुहार जो है सबसे आनंददायक, सबसे सुखदायी माना जाता है। आज सावन के खास त्योहारों में से एक नागपंचमी भी है, यानी कि इस महीने का आज शुक्ल पक्ष है और पंचमी तिथि है, जिस दिन यह त्यौहार जो है आज मनाया जाता है। नागपंचमी हो या कोई भी त्यौहार हो, हमारे जीवन में कैसे प्रवेश करता है, कैसे हम किसी त्यौहार से जुड़ते हैं, ये मैं सोच रहा था। तो मैंने मतलब सोचते हुए ये महसूस किया कि अचानक से कोई त्यौहार के बारे में हमें पता नहीं लगा। हमारे घर में कुछ पूजा और कुछ अनुष्ठान इस तरीके से होते थे जिससे हमें पता लगा कि अच्छा आज के दिन दूध और लवा खेतों में चढ़ता है, कटहल के पत्ते पे पूजा की जाती है, घर में खीर और पूड़ी मतलब पकवान बनते हैं, गोबर से जो है कि घर के चारों तरफ जो है एक तरीके से बाउंड्री बनाई जाती है और नाग देवता को बनाया जाता है। तो ये सब क्यों, मतलब इसके पीछे का क्या कारण है? तो अब बाद में चीज़ें पता लगती हैं। हमने भी बचपन की सावन की महीने की इतनी खूबसूरत यादें हैं कि दूध और लवा ले करके जहाँ जहाँ खेत होता था सभी खेतों से गुजरते हुए खेत के भंडार कोन में जो है दूध और लवा हम चढ़ाते थे। इसके पीछे का कंसेप्ट यही है कि एक तो जो है कि बारिश होती है तो चारों तरफ जल भराव होता है, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी उन जीवों को होती है, उन जानवरों को होती है जो बिलों में रहते हैं, जो उस नितांत निर्जन प्रदेश में रहते हैं, खेतों में रहते हैं।
बारिश की भराव की वजह से वो मानव बस्तियों में चले आते हैं, मानव बस्ती में आते हैं, हमारे देहरी तक पहुंचते हैं। तो हम अब चूँकि सर्प हमेशा से माना जाता है कि खतरनाक है और उसको अनायास ही लोग मारते हैं, खतरनाक कुछ नहीं होते हैं, जब तक मनुष्य उनको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा तब तक वो भी एक जीव हैं, तो कोई भी उनसे नुकसान नहीं होता है। लेकिन प्रकृति के साथ और किसानों के साथ सांप का कैसा जुड़ाव है कि खेत में रहने से खेतों में सांपों के रहने से खेत में और जीव फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जैसे नेवले हो गए, चूहे हो गए। तो इनसे सुरक्षा के रूप में भी जो है संरक्षक के रूप में सांपों को देखा जाता है। भारतीय संस्कृति में सांपों को पूजने का रिवाज बहुत पुराना है। नागपंचमी भी उसी में एक त्यौहार है। और अच्छी बात यह है कि मतलब गौर करने वाली बात यह है कि सावन में ही इस त्यौहार को क्यों मनाया जाता है। सावन में इसलिए क्योंकि सावन में ही ये स्थिति बनती है कि सांप या कोई भी उस तरह के खेतों में रहने वाले जानवर जो वापस घरों की तरफ लौटते हैं, हमारी देहरी तक पहुंचते हैं, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको ठीक तरीके से हम जो है पेश आएँ, उनको जो है संरक्षण दें। तो इसलिए नागपंचमी का त्यौहार, और इसमें बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। तो ये कि ये बात जो है सावन के महीने में नागपंचमी को लेकर के बहुत अच्छी लगती है, और इससे जो एक जुड़ाव है तो वो अभी भी जो है भीतर कई बार गुदगुदा देता है कि आज के दिन हम अगर गांव होते तो क्या कर रहे होते। आज तो हम शहरों में हैं, कमरों में बैठे हुए हैं, न सावन के बारिश का पता चल पाता है, ना ही कोई ऐसे पर्व त्योहारों से हम जुड़ पाते हैं। बस फ़ोन पे कुछ बातें हो पाती हैं, बस वही। इसी के साथ और हम अगर जीव जंतुओं की बात करें या और भी पूजा या घर में जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनकी बात करें, तो हमारी संस्कृति ने पशु पक्षी, वृक्ष, वनस्पति सबके साथ आत्मीय संबंध जोड़ने का प्रयत्न किया हमेशा से, और उनको पूजा पाठ में शामिल करके एक तरह से संरक्षित किया। और इस त्यौहार के रूप में हम अगर देखें तो गाय पूजा, मतलब जिस तरीके से जिन जंतुओं को पूजा जाता है, कोकिला व्रत पूजा एक होता है, वृषभोत्सव जिसमें बैलों की पूजा की जाती है, वट सावित्री जिसमें वट के वृक्ष की पूजा की जाती है, तुलसी पूजा, ये सभी पूजा के माध्यम से एक तरीके से प्रकृति के संरक्षण की बात की जाती है। और ये उसमें निहित है हमें, और ये हमें बताया नहीं जाता है। भले हम बचपन में इस चीज़ को नहीं नोटिस कर पाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है, जब हम थोड़े तार्किक होते हैं, समझने लगते हैं, तो पता चलता है अच्छा ये इसलिए होता था। तो ये बात है। तो खैर, ये प्रकृति से एक जुड़ाव, मनुष्य का जुड़ाव, और उससे धार्मिक त्योहारों में किस तरीके से प्रकृति संरक्षण की बात होती है, ये सावन महीने में और ख़ासतौर से बरसात के महीने में बहुत ठीक तरीके से जो है नोटिस ली जाती है। और भी बहुत ऐसे त्यौहार हैं और इसी देश में, और जैसे उत्तराखंड में हरेला का त्यौहार, हरियाली का जो त्यौहार है, आषाढ़ के शुरू होते ही मनाया जाता है। खैर, ये तो प्रकृति के साहचर्य की बात रही, जिसके बगैर मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं है। अब देखना है कि मनुष्य के सृजन में, यानी कि मनुष्य जो भी सृजित करता है, यानी कोई भी कला है, तो उसमें वो कैसे जो है प्रकृति को और जो है इस तरह के महीनों को, जिसकी महत्ता बहुत है, कैसे लिया। तो पहले सृजन में, मतलब एक तरीके से सावन और बरसात की अगर हम बात को देखें, तो सबसे पहले हम सिनेमा में देखते हैं कि सिनेमा में कहाँ और किस रूप में। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, थोड़ा थोड़ा जिक्र करते हुए आगे बढ़ूँगा कि सिनेमा में, फिल्मों और गीतों में सबसे पहले देखते हैं। तो सिनेमा में 70 और 80 का जो दशक है उसमें देखते हैं तो सावन और बरसात के ऊपर खूब फिल्में बनी, जिसमें से 4 फिल्में जो मैंने वो किया है। सावन एक फिल्म आई थी 1959 में, जिसमें भारत भूषण, हेलेन और अमिता का किरदार था। तो उस फिल्म को आप देखिए, सावन के ऊपर कितनी बेहतरीन फिल्म बनी थी, और ये सब यूट्यूब पे मौजूद है। सावन भादो 1980 में फिल्म बनी थी, जिसमें रेखा, श्याम और जयश्री हैं। 16वां सावन 1979 में जो फिल्म आई थी, उसमें श्रीदेवी और अमोल पालेकर हैं। आया सावन झूम के 1969 में धर्मेंद्र की फिल्म आई थी, जिसमें आशा पारीख और निरूपा रॉय और भी बहुत सारी किरदार हैं। तो ये सारी फिल्में जो है किस तरीके से मौसमों के ऊपर, यानी कि इस तरीके के जो सावन के ऊपर या बरसात के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, मैं देख रहा था। तो एक तरह से अगर देखा जाए तो गीतों में सावन और कविताओं में बारिश, मतलब कि बारिश के ऊपर खूब सारी कविताएं हैं। मतलब आप हिंदी का इतिहास उठाइए तो हिंदी के इतिहास के शुरू से लेकर के और अब तक खूब कविताएं लिखी गई हैं। तो गीतों में सावन और कविताओं में बारिश जम के बरसा है। मतलब एकदम समझिए कि
सबके ज़ुबान पे ये गीत तो ऐसे ही चढ़ा हुआ है। अभी जो कुछ साल पहले ही गीत आई, मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है, मैं वैसे गाता नहीं हूँ, नहीं तो गा के आपको सुनाता। और पुराने और फिल्मों में अगर देखें तो सावन का महीना पवन करे शोर और जीरा रे झूमे ऐसे जैसे बनवा नाचे मोर। मुकेश और लता जी की आवाज़ में ये गीत, मिलन फिल्म का ये गीत है, आनंद बख्शी का लिखा हुआ और म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इसके बाद एक और सावन के ऊपर जो गीत है, सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मेरे ख्याल से इसमें जो है निगाहें फिल्म का ये गीत है और इसमें सनी देओल और श्रीदेवी हैं। आनंद बख्शी का ये भी लिखा हुआ गीत था और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसको भी म्यूजिक दिए थे। एक बहुत अच्छा जो गीत लगता है सावन के ऊपर जो लिखा गया, उसमें आओगे जब तुम साजना अंगना फूल खिलेंगे बरसेगा सावन झूम झूम के। ये हम लोगों से मतलब हम लोगों के समय में लिखने वाले सबसे ज़बरदस्त एक तरीके से संगीतकार जो हैं इरशाद कामिल, उन्होंने इस गीत को लिखा और जब वी मेट का गाना है और इसको उस्ताद राशिद खान ने इसको बहुत ही शानदार ढंग से गाया। बहुत चर्चित गाना ये रहा, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। अब हम लौटते हैं सिनेमा से सीधा फिर लोक की तरफ। लोक में अगर हम देखें तो लोक में सावन के महीने में कजरी गाने का जो चलन है, कजरी मतलब जो बरसात के दिनों का ही गाना है, मतलब एक गीत के रूप में गाया जाता है और ये ख़ास तौर से सावन में ही गाया जाता है। इसमें वर्षा ऋतु, विरह वर्णन और प्रेम के उपादान ज़्यादा शामिल होते हैं। तो बहुत सारी कजरी हैं, बहुत सारे फोक जो गायक हैं उन लोगों ने कजरी गाया है, लेकिन दो कजरी का मैं जिक्र करूंगा और फिर आगे कविताओं पे बात करूंगा। सखियाँ सावन बहुत सुहावन ना मन भावन अइले हो, ये भिखारी ठाकुर का लिखा हुआ कजरी है और जिसको चंदन तिवारी ने बहुत खूबसूरत ढंग से इसको गाया है। ऐसे ही एक है काहे करेलू गुमान गोरी सावन में, छाई घटा घनघोर बिजली चमके चहुओर, पड़ी बूंदन फुहार गोरी सावन में। इसको मालिनी अवस्थी मैम ने बहुत ही खूबसूरत ढंग से गाया है। तो ये दो कजरी जिसको अभी मैं कुछ दिनों पहले भी सुन रहा था और सावन में ये ख़ास तौर से सुना जाने वाला कजरी गीत है, तो आप भी इसको सुनिएगा, बहुत ही अच्छा कजरी है। अब आते हैं हिंदी कविता में बारिश या फिर सावन के ऊपर लिखी गई कविताओं के बारे में। तो खूब सारी कविताएं लिखी गई, सारी कविताओं का तो जिक्र यहाँ संभव नहीं है कि सारी कविताओं को यहाँ सुनाया जा सके। आप बस मैं कुछ शीर्षक से उसके बारे में वो कर देता हूँ, आप इसको पढ़िएगा। अमीर खुसरो का एक है कि अम्मा मेरे बाबा को भेजो री कि सावन आया, इसको भी मालिनी अवस्थी ने गाया है। नज़ीर अकबर आबादी ने बरसात की बहारें एक बहुत ही सुंदर कविता लिखी। जैसे होली की बहारें हैं, उसी तरीके से बरसात की बहारें पर भी एक लंबी गीत नुमा एक कविता है। सुमित्रा नंदन पंत के यहाँ देखें तो सावन, बादल, इस तरह की कविताएं खूब हैं। रामधारी सिंह दिनकर ने राजा वसंत, वर्षा ऋतुओं की रानी और सावन में, ये दो कविताएं उनके यहाँ मिलती हैं। और भी बहुत सारी कविताएं हैं। निराला ने बादल राग जैसी कविता लिखी। फिर नभ गहराए, महादेवी वर्मा ने कहाँ गया वह श्यामल बादल। जयशंकर प्रसाद पावस प्रभात कविता लिखी। हरिवंश राय बच्चन के यहाँ खूब वर्षा पे और पावस ऋतु पे कविताएं हैं। यह पावस की सांझ रंगीली, यह पपीहे की रटन है। दुष्यंत कुमार के यहाँ वर्षा शीर्षक से कविता है। हरियौद बादल। शमशेर बहादुर सिंह के यहाँ सावन से एक लंबी कविता है। कुछ और कविताएं संग्रह से। अरुण कमल के यहाँ एक बारिश शीर्षक से बहुत अच्छी कविता है, ये पुतली में संसार संग्रह में है। तो ये सृजन में आप देखें तो सावन और बारिश का जो जिक्र है वो है। अब मैं आपको 3-4 कविताएं सुनाऊंगा जो सावन और बारिश के ऊपर है। पहली कविता मैं आषाढ़ से शुरू करूंगा क्योंकि आषाढ़ से ही बारिश की शुरुआत होती है। और एकांत श्रीवास्तव की लिखी गई कविता है और मिट्टी से कहूँगा धन्यवाद संग्रह से है और शीर्षक भी है कविता का आषाढ़। दिनों बाद उमड़ते हैं मेघ, दिनों बाद उमड़ते हैं मेघ, बरसता है पानी, भागती आती हैं गायें, कहीं बोलता है एक भीगता पक्षी, सूखी नदियों में उतरती है धार और तपती खपरेलों के भीग जाते हैं मन प्राण। ठिठुरता है तेज हवाओं में सयाना पीपल, ठिठुरता है तेज हवाओं में सयाना पीपल, बुदबुदाता है बूढ़ा रंगी कि पाप धुल रहे हैं गांव वालों के।
जल्दी जल्दी जाल बुनता है इंदर मन, आज हुआ स्नान दिनों बाद मन भर के, किलकते हैं खेतों में बित्ता भर धान। धान की रुपाई अभी तुरंत की हुई रहती है, तो किलकते हैं खेतों में बित्ता भर धान, लथपथ लौटती है फेकन, पटकती है आंगन में लकड़ियों का गट्ठा, और मेघों की तरफ दोनों हाथ जोड़कर कहती है बरसो भगवान। तो ये बारिश आषाढ़ जैसे शुरू होता है तो गांव की स्त्रियां या मतलब कई बार जो है बारिश नहीं होती है तो कितने सारे लोक में प्रपंच रचे जाते हैं, कितने सारे क्रियाकलाप किए जाते हैं केवल बारिश को बुलाने के लिए, बारिश कराने के लिए, ये हम सभी जानते हैं। दूसरी कविता केदारनाथ सिंह की कविता है। ये केदारनाथ सिंह हमारे मतलब हम उनके धरती से हैं, जिस धरती से केदारनाथ सिंह थे उस धरती से हम हैं, तो उस मिट्टी की सुगंध जो है उनकी कविताओं में हम बहुत अच्छे तरीके से महसूस कर पाते हैं। तो इनकी दो कविताएं हैं, जब वर्षा शुरू होती है और एक बारिश शीर्षक से। तो बारिश शीर्षक से जो कविता है वो तो लोक आधारित है, किसानी जीवन पर है, तो उसको मैं ना सुना करके, चूँकि शहर में है और शहर के भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और अब चूँकि हमारे सबसे ज़्यादा लोग जो है जानने वाले और रहने वाले हैं वो शहरों में हैं, तो जब वर्षा शुरू होती है कविता, इसको आप सुनिए। केदारनाथ सिंह की कविता है। जब वर्षा शुरू होती है कबूतर उड़ना बंद कर देते हैं। जब वर्षा शुरू होती है तो कबूतर उड़ना बंद कर देते हैं, गली कुछ दूर तक भागती हुई जाती है और फिर लौट आती है। मवेशी भूल जाते हैं चरने की दिशा और सिर्फ रक्षा करते हैं उस धीमे गुनगुनाहट की जो पत्तियों से गिरती है, सिप 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 सिप। जब वर्षा शुरू होती है एक बहुत पुरानी सी खनिज गंध सार्वजनिक भवनों से निकलती है और सारे शहर पर छा जाती है। जब वर्षा शुरू होती है तब कहीं कुछ नहीं होता सिवा वर्षा के। आदमी और पेड़ जहाँ पर खड़े थे वहीं पर खड़े रहते हैं। सिर्फ पृथ्वी घूम जाती है उस आशय की ओर जिधर पानी के गिरने की क्रिया का रुख होता है। ये केदारनाथ सिंह की ये कविता जो बारिश के ऊपर। अब आप एक कविता सुनिए, बुआई का गीत। आषाढ़ में बुआई होती है, तो धर्मवीर भारती की कविता है ठंडा लोहा शीर्षक, ठंडा लोहा संग्रह से। तो बुआई के समय जो सामूहिक रूप से गीत है, तो ये गीत बहुत छोटा सा है और ये बारिश की कामना करते हुए ये गीत गाया जा रहा है कि गोरी 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 सोंधी धरती कारे कारे बीज बदरा पानी दे। गोरी गोरी सोंधी धरती कारे कारे बीज बदरा पानी दे। क्यारी क्यारी गूंज उठा संगीत, बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज़। बोने वालों नई फसल में बोओगे क्या चीज़, बदरा पानी दे। मैं बोऊंगा वीर बहुटी, मैं बोऊंगा वीर बहुटी इंद्रधनुष सतरंग, नए सितारे नई पीढ़ियाँ नए धान का रंग। हम बोएंगी हरी चुनरिया कजरी मेहंदी, हम बोएंगी हरी चुनरिया कजरी मेहंदी। राखी के कुछ सूत और सावन की पहली तीज, बदरा पानी दे। गोरी गोरी सोंधी धरती कारे कारे बीज बदरा पानी दे। ये धर्मवीर भारती के बुआई का गीत जो बारिश शुरू होने के पहले गाया जाने वाला गीत है। अब एक कविता आपको सुनाऊंगा, सबसे लेटेस्ट, रस की लाठी पिछले साल संग्रह आई, वो है अष्टभुजा शुक्ल का संग्रह। उसमें एक कविता है और वो प्रेम कविता है, बहुत ही खूबसूरत प्रेम कविता है, बहुत बेचैन हिया। ये कविता देखिए लोग की कितनी मार्मिक अभिव्यक्ति करती है, सुनिए। बरखा ऋतु की उमस बहुत बेचैन हिया, बरखा ऋतु की उमस बहुत बेचैन हिया। गाड़ी तो चल दी होगी अब निठुर पिया। बंद मोबाइल बोल रहा क्या बिजली नहीं रही, बंद मोबाइल बोल रहा क्या बिजली नहीं रही, या रोमिंग कटने की चिंता हमसे अधिक कहीं। ये एक, खैर आप कविता सुनिए। कुल्ला दातौन यहीं आकर जो भी करना, कुल्ला दातौन यहीं आकर जो भी करना, उस तरह किंतु इस बार अंक में मत भरना। शिखा रहेगी हम दोनों के बीच, इन दोनों दाम्पत्य की जो बेटी है उसकी बात हो रही है कि शिखा रहेगी हम दोनों के बीच, उसुर पुसुर मत करना खींचा खींच।
गाय पियाले उसके पहले ही दुह लेना, गाय पियाले उसके पहले ही दुह लेना, पर बछिया के लिए छेमिया दो तज देना। जब इतना तप कर लोगे बिन आंखें खोले, जब इतना तप कर लोगे बिन आंखें खोले, सुबह हाफ चुम्बन दूंगी समझे बम भोले। तो ये इनकी कविताएं पढ़ते हुए अक्सर त्रिलोचन की प्रेम कविताएं याद आती हैं, और इसका कारण जो है रोमांस और प्रेम की ज़मीन है। तो अष्टभुजा शुक्ल की ये कविता थी, बहुत बेचैन किया। अब अगली कविता आप रात में वर्षा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की ये कविता है रात में वर्षा। इस कविता को सुनिए और ये देखिए, ये कुछ अलग है कविता, बारिश के ऊपर ही है, लेकिन ये किस तरीके से कल्पना में और रात के स्वप्नों में कविता बारिश की कामना करती है, और बारिश की कामना में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसके ऊपर एक खूबसूरत कविता है। मेरी सांसों पर मेघ उतरने लगे हैं, मेरी सांसों पर मेघ उतरने लगे हैं, आकाश पलकों पर झुक आया है, क्षितिज मेरी भुजाओं से टकराता है, आज रात वर्षा होगी कहाँ हो तुम। मेरी सांसों पर मेघ उतरने लगे हैं, आकाश पलकों पर झुक आया है, क्षितिज मेरी भुजाओं से टकराता है, आज रात वर्षा होगी कहाँ हो तुम। मैंने शीशे का एक बहुत बड़ा एक्वेरियम बादलों के ऊपर आकाश में बनाया है, जिसमें रंग बिरंगी असंख्य मछलियाँ डाल दी हैं, सारा सागर भर दिया है, आज रात वह एक्वेरियम टूटेगा, बौछारों की एक एक बूंद के साथ रंगीन मछलियाँ गिरेंगी, कहाँ हो तुम। मैं तुम्हें बूंदों पर उड़ती, धारों पर चढ़ती उतरती, झकोरों में दौड़ती हाँफती उन असंख्य रंगीन मछलियों को दिखाना चाहता हूँ, जिन्हें मैंने अपने रोम रोम की पुलक से आकार दिया है। तो ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता थी। अब मैं आपको अब बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको सिर्फ जो है एक कविता, और वो इन सबसे अलग एक कविता आपको मैं जो सुनाना चाह रहा हूँ, वो बारिश कविता, और जो केदारनाथ सिंह की ही है, वो कविता मैं आपको और सुनाना चाहता हूँ। उसके बाद एक मैं अपनी छोटी सी कविता सुना करके फिर जो है बात को ख़त्म करूँगा। बारिश शीर्षक है। वह अचानक शुरू हुई, बकरियाँ उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। वह अचानक शुरू हुई, बकरियाँ उसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थीं। वे देर तक चीखती चिल्लाती रहीं, मगर पानी पूरी ताकत के साथ गटर और उसके गोश्त में उतरता जा रहा था। उनके थन भीग कर भारी हो गए थे। वह सींचने की तैयारी थी, एक तेज और लंबे जिरह की शुरुआत, जिसमें खजूर के पत्ते तक हिस्सा ले रहे थे। जिरह के बीचों बीच एक गड्ढा खड़ा था। जिरह के बीचों बीच एक गड्ढा खड़ा था और भीग रहा था। पानी उसकी पीठ और गर्दन की तलाशी ले रहा था। उसके पास छाता नहीं था, सिर्फ जबड़े थे, जो पूरी ताकत के साथ बारिश और सारी दुनिया के खिलाफ बंद कर लिए गए थे। यह सामना करने का एक ठोस और कारगर तरीका था, जो मुझे अच्छा लगा। यह सामना करने का एक ठोस और कारगर तरीका था जो मुझे अच्छा लगा। बौछारें तेज होती जा रही थी। पहली बार लगा कोई किसी को पीट रहा है, जैसे अंधेरे में दरवाजे पीटे जाते हैं। जो पीट रहा था उसे देखना मुश्किल था। सिर्फ उसकी पीठ से खून गिर रहा था, सिर्फ उसके जूते सड़क पर पड़े थे, और बारिश पूरी मुस्तैदी के साथ उनकी निगरानी कर रही थी। जूते बारिश में भीगकर एक अजब ढंग से खूबसूरत लग रहे थे। गड्ढा अब भी उसी तरह खड़ा था, सिर्फ उसके जबड़े कुछ और सख्त हो गए थे, कुछ और मोटे, कुछ और बेडौल। गड्ढा इतना भीग चुका था कि अब वह उस पूरे दृश्य के नायक की तरह लग रहा था। तो ये एक बारिश के ऊपर एक केदारनाथ सिंह की और कविता थी। और इसके बाद मेरी कविता चूँकि बारिश पे नहीं है, और मुझे आमंत्रित इसलिए किया गया था कि मैं कुछ अपनी रचनाएं भी सुनाऊं, तो मैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी परिपक्व स्थिति में नहीं हूँ और उतना बेहतर नहीं लिख पाता। तो जो भी एक छोटी सी कोशिश है, उसमें अभी जो सीखने की प्रक्रिया है उस पर ही एक कविता है, रंगीन चटाई। तो आप उस कविता को सुनिए और उसके बाद जो है कि मैं आपसे इजाज़त लूँगा। रंगीन चटाई। एक चटाई जिसे बाबूजी भेजे थे,
एक चटाई जिसे बाबूजी भेजे थे शामली से माँ के लिए, जो मेरी पैदाइश का गवाह बना। बचपन के मेरे सभी क्रियाकर्म उसी पर हुए। माँ की उंगली से कलम पकड़ने तक का अभ्यास भी उसी पर हुआ। मेरी धुनाई और माँ की खिंचाई से भी वह बेरंग नहीं हुआ। घर के हर कोने में बिछने का गौरव तो है ही उसे। द्वार की माटी की गंध भी है इसमें। बरम बाबा के चबूतरे से लेकर काली माई के स्थान पर सत्यनारायण बाबा की कथा की ध्वनियाँ आज भी गूंजती हैं इसमें माँ बाबू का साया, दादी की तेलौरी बुकुआ की गंध, दादा के घुटने पर घुघुआ मामा का खेल, पढ़ने के लिए बुआ का झापड़, सब वैसे ही जिंदा हैं। इस चटाई के चटक रंग ने बचपन से अब तक लगातार रंगा है मुझे। मेरे लिए ये महज चटाई नहीं, बल्कि मेरे जीवन का मूक अदृश्य शब्दकोश है, जिसे मैं ही पढ़, सुन और देख सकता हूँ, और आज भी इस पर बैठकर शब्दों को गढ़ रहा हूँ, जीने का सलीका सीख रहा हूँ। तो आज ये मोटा मोटी बातें सावन और बारिश के फुहार के ऊपर। उम्मीद कीजिए कि देश में बने हालात जो हैं, बाढ़ की स्थिति जो बनी हुई है चारों तरफ, इसीलिए जो है शंकर भगवान को जल चढ़ा के प्रसन्न किया जाता है कि आप जो है कि कम से कम बारिश हो और ठंडक रहे। तो बाढ़ की स्थिति से देश के बहुत हिस्सों में, बिहार, असम और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे ज़िलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, उससे निजात मिले और ये मौसम और भी सुहाना और भी खूबसूरत हो, क्योंकि अभी भादो तो आना ही है, सारी बारिश तो भादों में होती है। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लूँगा। शुक्रिया।